पहले हम यही पढ़ लेते हैं, संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इसके बाद में बता देंगे सेशन में, इस सेशन के बाद बताएंगे। पता नहीं कितने को हो जाते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है, पीछे से लिख लो। यानी हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। बुद्धि जो मनुष्य होता है उसमें दो प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। दो प्रकार की बुद्धि की बात करें, एक तो सामान्य बुद्धि होती है जो इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमारा काम रहता है सोचना, समझना, चिंतन करना, कल्पना, तर्क, वितर्क, ये सब चीजें। एक होती है संवेगात्मक बुद्धि। अगर ये पक्ष आपका कमजोर है तो फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ है कि आपके जो संवेग होते हैं उन संवेगों पर नियंत्रण नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। ये नहीं है कि एक पर डिपेंड नहीं। अगर आप संवेग इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी वीक है तो काम ही नहीं होगा। तो इसका सीधा शर्त हो गया कि उचित समय पर उचित संवेगों का प्रदर्शन करना ही क्या है, उचित संवेगों का प्रदर्शन करना ही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। कैसे? कई बार क्या होता है, हमें क्रोध आ जाता है, आता है, सबको ही आता है क्रोध। तो उस समय हमारी कौन सी बुद्धि काम करती है? कभी भी आप देखना जब आपके शरीर पर ये क्रिया होती है तब देखना जब आपको ज्यादा क्रोध आता है तो उस समय हमारा शरीर कांपने लग जाता है, या हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बालों के, या चेहरा तमतमा जाता है, या जबान लड़खड़ाने लग जाती है। होता है क्या ऐसा? हम बोल नहीं पाते, बोलना तो चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्थिति है ये क्या है, संवेगात्मक है। ये क्या है, संवेग है। उस समय आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। जब आपको क्रोध आता है तो लगभग सामान्यतः हमारे मुख से गालियां निकलती है, निकलती होगी। और गालियां किसकी? ऐसी गालियां जो हमें भी लगती है। जैसे हम दो बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, लड़ रहे हैं तो वो उसको गाली निकाल रहा है, तेरा ये वो, और वो उसको निकाल रहा है तो दोनों एक ही। क्या उनके माँ बाप अलग हैं? क्या उनके बहन भाई अलग हैं? तो गालियां वो होती हैं। तो उस समय क्या होता है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, व्यक्ति कंपाने लग जाता है और बुद्धि जो सामान्य बुद्धि थी वो अपना काम छोड़ जाती है। और सिर्फ कौन सा काम चलता है, संवेगात्मक बुद्धि ही काम करती है। आदमी लड़खड़ाने अगर वो ये सोचो कि सामान्य बुद्धि काम करती, यानी चिंतन वाली बुद्धि जिसे बौद्धिक कौशल के नाम से हम समझ सकते हैं, अगर वो काम करती तो क्या वो गालियां निकालता? क्या वो शरीर पर नियंत्रण नहीं कर लेता? सामान्य बुद्धि जो होती है वो हर कार्य को सोच समझ कर कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। परंतु इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसीलिए ये बुद्धि जो हमारी सफलता असफलता कोई भी कार्य करते हैं उसमें 80% योगदान, कितना? 80% योगदान किसका रहता है? इस सामान्य बुद्धि का या संवेगात्मक बुद्धि का? सामान्य का रहता है? संवेगात्मक बुद्धि का योगदान रहता है कितना? 80%। और सामान्य बुद्धि जो होती है उसका कितना योगदान रहता है? 20%। देखो कितना योगदान है। तो सबसे ज्यादा हमें किस पर नियंत्रण करना है? संवेगों पर। और संवेगात्मक बुद्धि ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभी प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। क्योंकि हम कभी भी किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं या गोल को या उद्देश्य को, जैसे आपने अभी टीचर्स की तैयारी करने का उद्देश्य मन में ठान लिया, आपका उद्देश्य कि हमें टीचर लगना है, फर्स्ट ग्रेड लगना है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी है पर लगना है, तो वहां क्या इस बुद्धि ने कार्य किया है? नहीं, इस बुद्धि ने किया है, संवेगात्मक बुद्धि ने कार्य किया है। आपके संवेग जुड़े हुए नौकरी से। कई बार आप देखिएगा हमें इतनी खुशी होती है, कोई बार सूचना मिलती है तो हम बोल नहीं पाते,
बोलना तो चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते। उस समय हावी कौन सी होती है? जिस दिन आरपीसी का पेपर दोगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो मानते तो रिजल्ट रात को आता है, 8 बजे के बाद आता है, और नीचे लिखा होगा यू आर सिलेक्टेड। तब आपकी जो स्थिति होगी, आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। रोना तो एक संवेग है ना? आंसू गिरेंगे तो क्या वो हकीकत वाले आंसू होंगे? नहीं। कौन से हैं? संवेग। अब कह दो कि खुशी वाले आंसू थे, आंसू भी दो प्रकार के हैं, खुशी के और दुख के। तो उस समय क्या होता है, हमारा जो संवेग होता है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो क्या हो जाते हैं, हम पर हावी हो जाते हैं। उस हमारी बुद्धि क्या होती है, डेड हो जाती है, और संवेग क्या हो जाते हैं, हावी हो जाती है। यही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। अरे भाई बुद्धि कैक है, ये आपके टॉपिक ही नहीं है फर्स्ट ग्रेड में। सिर्फ ओनली क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। और जो संवेग होते हैं, प्रत्येक संवेग के साथ क्या जुड़ी होती है, एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। मैं पढ़ लूंगा अपने यहाँ पे, ठीक है। मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है, और ये मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ये बात तो सबको पता है। मोटिवेट, अभिप्रेरणा, ये टॉपिक आपके जब अधिगम पढ़ेंगे तब उस समय आ जाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जब उचित समय पर उचित संवेगों का प्रदर्शन किया जाएगा, वही संवेगात्मक बुद्धि है। जैसे आप किसी के दुख की, ये वैसे तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सुखद संवेग और एक, सबको पता है, जो खुशी देते हैं वो सुखद संवेग, और जो दुख देते हैं वो। आप उस समय उचित प्रदर्शन नहीं करोगे, जैसे मान ले खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, सुखद संवेग है, सब लोग खुश हैं, सुखद समय, आप उस समय जाकर वहां रोने लग जाओ, तो सबका ध्यान किसकी तरफ जाएगा, आपकी तरफ जाएगा। आपका यानी उस समय जो उचित व्यवहार था, क्या वो उचित व्यवहार है? नहीं है ना। कारण, क्योंकि आपको भी खुश होना था, हंसना था, नाचना था, गाना था, परंतु आप तो क्या करने लग गए, किसी का बुजुर्ग पिता एक्सपायर हो गया या बहन एक्सपायर हो गई, आप जाके वहां के भाई नाचेंगे, क्या सही है? उचित आप वहां हंसने लग जाओ जोर जोर से, ऐसा हो सकता है? तो यानी वो समय क्या उचित समय पर उचित प्रदर्शन हो रहे हैं? तो फिर वही बात है, याद रखेंगे इतना। तो इसमें आगे लिखे, ये जो संवेग शब्द है, वैसे तो मैंने लिख दिया है, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? हाँ, इमोशन, ठीक है। अंग्रेजी रूपांतरण है इमोशन है, यह लैटिन भाषा के, इमोशन है, ठीक है। और इमोशन शब्द क्या है, लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के क्या शौक जताएंगे रणनीति। हाँ, क्लास इसी टाइम होती है 8 बजे, ठीक है। इमो इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है बताओ, जिसका अर्थ क्या है, बता दो थोड़ा बहुत, तो मेरे को हेल्प किया करो भी मेरी। उत्तेजित करना, क्या करना, तो ये बात ध्यान, जब उत्तेजित करना आपके याद रह जाएगा, तो आपके कौन सी इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि याद रह जाएगी। आप रो रहे हो तो आप उत्तेजित हो रहे हो, हंस रहे हो तो उत्तेजित हो रहे हो, भूख लगी है तो उत्तेजित हो, प्यास लगी है तो उत्तेजित हो, भाग रहे हो तो उत्तेजित हो, है कि नहीं है? ये शरीर की कौन सी क्रिया होती है, उत्तेजित करना। अब इसके अंदर लिखेंगे, वुडवर्थ की परिभाषा लिखो, वुडवर्थ लिखे, व्यक्ति की, सॉरी संवेग व्यक्ति की लिखना है, संवेग व्यक्ति की, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है,
विद्वान ने कह दिया तो फिर सही कहा होगा, गलत तो कहा ही नहीं है इसने, क्योंकि हम गलत कह सकते हैं, विद्वान लोग कभी भी गलत नहीं कह सकते। क्रो एंड क्रो, सॉरी, वैलेंटाइन की जरूर लिखिएगा, ये पेपर में आई हुई है वैलेंटाइन। और मैं इसको इस तरीके से याद करवा देता हूं ताकि भविष्य में ये गलत ना हो आपके, कभी भी आ जाए। वैलेंटाइन तो जानते हो ना, कुंवारों की आखा तीज, ठीक है, विदेशों का त्योहार है। और जब विदेशों में ये मनाया जाता है तो उस समय गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? अपने भी यहाँ गीत गाए जाते हैं, नहीं गाए जाते गाने? स्लो इमोशन वाले चलते हैं ना, ऐसे ऐसे, वो कौन, एक लड़की थी दीवानी सी ऐसे ऐसे करके वो गाने चलते हैं। तो वो गाने जब चलते हैं तो वो स्लो मोशन वाले, नाचने टपने वाले गाने नहीं होते वो, है ना, लंबे से वादा निभाएंगे, ये कर जाएंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे, वो सब बातें हैं। तो जब वैलेंटाइन मनाते हैं तो उनको गीत को गाया जाता है। क्या किया जाता है? सभी पात्र और घटनाएं, हाँ, काल्पनिक है, रागात्मक प्रवृत्ति से, ठीक है। और ये हकीकत है, वैलेंटाइन ने जो बात कहा है कि जब हमारे संवेग उत्तेजित हो जाते हैं ना तो हमारे कंठों से राग निकलती है। कभी भी देख लेना तुम, खुशी होगी तो आपका सामान्य वेग नहीं निकलेगा, आपके कंठों से अपने आप ही राग निकलेगा। मैं पास हो गया, ये देखो आवाज ऐसे आती है, मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी लंबी आवाज आएगी। अगर आपको दुख है तो भी आपकी रागात्मक प्रवृत्ति ही बाहर आएगी, मुझे मत छेड़ो, ये देखो लंबी चलेगी ऐसे। यानी रागात्मक प्रवृत्ति ही व्यक्ति की उत्तेजित दशा क्या कहलाती है? आपकी वैलेंटाइन। आपको लग रहा होगा गुरुजी इस तरह से कैसे पढ़ाते हैं, पहले मैं भी लाइन टू लाइन ही पढ़ाया करता था। जब बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चों ने कहा गुरुजी मजा ही नहीं आया, ये तो साइकोलॉजी सारे ही करवाते हैं, तो फिर मुझे व्यवहार में लाके पढ़ानी पड़ी। इसलिए ताकि आज मैंने जो बात कही है वो कल को भविष्य को आपको क्या रहेगी, याद रहेगी, भूलोगे नहीं कि हाँ गुरुजी ने इस तरह राग राग करके बताई थी। तो इतना ही याद रखना है, वैलेंटाइन पे क्या करना है, राग में गाना गाना है बस। तो इसमें लिखेंगे, लिखें रागात्मक प्रवृत्ति, रागात्मक प्रवृत्ति के, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को, सॉरी, बढ़ने को, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। बड़ा ज्ञानी टावर है, बहुत ज्ञानी टावर है। आगे लिखें क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, परिभाषाएं दोनों समझ में आ गई होंगी। वुडवर्थ वाली मैंने बताई थी, वुड, वुड मीन्स क्या होती है, और वो ट्रिक नहीं बताई आपको याद करने की। वुड मीन्स क्या होती है? लकड़ी। और स्कूल में लकड़ी क्या काम आती है? डंडा बनाने के काम आती है। खूब डंडे खाए हमने, और जब डंडे खाया करते थे तो हम रोने लग जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे, होते थे ना। जैसे आपने देखा होगा उस समय गुरुजी मारा करते थे, स्कूल के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे हर क्लास में, जो ज्यादा क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले। वो मारते नहीं थे, पहले ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे, पहले ही रोने लग जाती थी लड़कियां। डंडे खाए नहीं, डंडे तो पड़ रहे हैं चौथे आदमी को, वो दूर खड़ा खड़ा ऐसे चमक रहा है, तो उत्तेजित दशा, वही तो कहा है वुड, वुड मीन्स क्या होती है? लकड़ी। और लकड़ी से मैं अर्थ समझ में आया था, और तब हम क्या हो गए थे? उत्तेजित हो गए थे। बस इतना याद रख लो, एक एक शब्द पकड़ लो ताकि भविष्य में वो प्रश्न कभी गढ़ते ना हो। क्रो एंड करो पूरा नाम आपको मैंने बताया था, क्या होता है? एलिस क्रो एंड बेलिस क्रो। इसकी परिभाषा लिखें, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, आंतरिक समायोजन है जिसमें या जो जो व्यक्ति के, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए,
और कल्याण के लिए कार्य करता है। याद रह जाएगी। पहली बात तो देखो, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। क्या संवेगों पर बाहर से कोई नियंत्रण करवा सकता है क्या? आप रो रहे हो, बाहर वाला आपको संवेगों को कंट्रोल कर लेगा क्या? नहीं। कब होंगे संवेग कंट्रोल है? जब तुम खुद चाहोगे कि मुझे अब रोना नहीं है, तभी संवेग कंट्रोल होंगे। कई बार हमारा मन होता है, घर वाले डांट देते हैं और फिर भी हम रोते रहते हैं। मैंने बताया था, नींद के अंदर भी रोते रहते हैं। आता है ना, ऐसे हिचकियां सी आती रहती हैं। तो वो क्या है, आप चुप नहीं हुए थे, आप रोते रोते क्या हुए थे? सोए थे। इसीलिए वो लगातार संवेग क्या रहते हैं? चलते रहते हैं। हम ढांढस ही तो बढ़ा सकते हैं किसी को आंतरिक रूप से। कोई आदमी होता है आंखों से रोता है, कोई आदमी दिल से रोता है। तो दिल से रोने वाले को कैसे चुप करा दोगे तुम? वो तो दिख ही नहीं रहा। तो संवेग वो तो क्या आंतरिक ही है। तो वही तो कह रहा है कि करंट करो कह रहा है, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से कहे चल जाने दे यार, कोई बात नहीं, भविष्य में और आएंगी। क्या नौकरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, भविष्य में और आएंगी वैकेंसी, तो हम फार्म और भर लेंगे। तुम गलत मत समझ लिया करो, ठीक है ना। जो व्यक्ति संतोष, आदमी को संतोष कब होता है? मैंने संतोष किया ना, भर्ती और आएगी, चलो कोई बात नहीं अब की बार। तो ये संतोष हुआ, क्या हो जाएगी? सुरक्षा। या आगे से भविष्य में मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और मैंने जहां जिस क्षेत्र में मार खाई है वो प्रयास दोबारा उस क्षेत्र में नहीं करेंगे कभी भी। और कल्याण के लिए कार्य करता है संवेग, हमेशा कल्याण के लिए। तो डेफिनेशन में दिख रहा है आपको क्या? कौआ। और कौआ किसका प्रतीक है? कल्याण का होता है ना। श्राद्ध डालते हैं भी हमारे माता पिता का क्या हो जाए, बस जोड़ लो एक शब्द को। मेरी आज तक डेफिनेशन कभी गलत नहीं गई, और हर बार पेपर में आती है, और हर बार बच्चे कहते हैं गुरुजी डेफिनेशन तो याद हो गई थी, वो तो गलत नहीं करके आए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखा करो, जोड़ लिया करो। और जो शब्द जोड़ो उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे, ताकि घर पे दोबारा पढ़ो ना तो याद रह जाए कि करो एंड करो के साथ गुरुजी ने क्या जोड़ा था? कल्याण जोड़ा था। और कल्याण कैसे होता है? श्राद्ध डालते तब कल्याण ही तो होता है। ठीक है, यहां पढ़ेंगे संवेगों के प्रकार। कितने प्रकार के संवेग होते हैं? अभी बता के गए थे हम। सुखद संवेग और दुखद संवेग। सबसे प्रबल कौन सा होता है? मजबूत। बताओ, सबसे मजबूत संवेग कौन सा होता है? ध्यान रखना, दुखद ही होता है, सुखद नहीं होता। कैसे? आपको कितनी खुशी हुई आपके याद है क्या? आज आज तक आपने 25-25 साल तो लिए ही होंगे। कितनी खुशियां आपको याद है क्या? नहीं है, भूल गए। कितनी खुशियां मनाई आपने, कब खुश हुए, कब आप जोर से हंसे, नहीं याद है आपके। परंतु ये आपके याद है कि आपको दुख कब हुआ था। फिर मजबूत कौन सा हो गया? दुख हो गया ना, जिसने अपनी छाप आज भी क्या कर रखी है? छोड़ रखी है। जब उसकी याद आती है तो फिर दिल रोने लग जाता है। इसकी रिजल्ट की, ठीक है। हाँ, तो यहां लिखेंगे इसके आगे, सुखद संवेग में लिखिएगा, आनंद व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आनंद व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अनुभूति, आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और नीचे वाले में फिर क्या होता है? निराशा व दुख की अनुभूति होती है। कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं आपको पता नहीं लगने देते, होते हैं क्या ऐसे? देखे हैं क्या? ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो आपको पता ही नहीं लगने देते कि आदमी खुश है या दुखी है। देखे ऐसे? देख लेना, दुखी होगा वो जो आदमी अक्सर हंसता रहता है, ऊपर से आपको ये दिखाई दे तो बड़ा खुश है, तो सोच लेना वो अंदर से उतना ही दुखी है। और जो आदमी, ध्यान रखना, ऊपर चेहरे पे सैडनेस रखता है ना ऐसे, जैसे अभी इसके कुछ ना कुछ हुआ है,
ध्यान रखना, वो आत्मिक रूप से संतुष्ट है, परंतु उसे क्या है, बाह्य टेंशन है, उसने दिल पे नहीं लिए। और जो आदमी हमेशा दांत दिखाता है, यानी मैं मेरी कह रहा हूं, ठीक है, तो लिखे संवेगों के पक्ष, संवेगों के पक्ष। लोगों को क्या पता चल जाए कि आदमी को कितना दुख है ना, ऐसा होना चाहिए आपका व्यक्तित्व, ताकि लोग फायदा न उठाए। और जिस दिन आपकी इमोशंस का किसी को पता चल गया, उसी दिन से आपका फायदा उठाना प्रारंभ, आपका फायदा नहीं, आगे वाले का फायदा, और वो उठाना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत ही बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, एक नंबर से रह गए, अब की बार अपन टॉप करेंगे बेटा, कहीं आवश्यकता नहीं है रोने की। दुखद संवेग आपके मन पे हावी नहीं होना चाहिए। हम भी खड़े हैं, देखो हम नौकरी छोड़ के खड़े हैं ना। चलिए, पहला एक नंबर लगा के लिखेंगे, अनुभवात्मक पक्ष, एक्सपेरिमेंटल जिसे बोलते हो ना आप। पहला पक्ष कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल, ये पक्ष होता है। इसमें संवेगों के पक्ष कैसे, कि आप संवेगों को कैसे पहचान सकते हैं, तो कैसे पहचान सकते हो, एक्सपेरिमेंटल करके देख लो। होता है, ये तो सभी पे होता है, एक्सपेरिमेंटल आपने किया है। लोगों को आपने सुना होगा कि जब दिल टूट जाता है तो दिल रोता बहुत है, उसके कौन सी आंखें लगी हैं, परंतु क्या मानसिक परेशानी होती है, और व्यक्ति का संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, उसे खाना पीना, भूख प्यास सब चीजें क्या हो जाती हैं, छूट जाती है। तो वही तो क्या है, अनुभव है। और भविष्य में फिर वो आदमी चेतावनी देता है दूसरे को, ये काम मत करना भाई, बड़ा रोना पड़ता है। तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वाक नहीं, अनुभवात्मक वाक नहीं। तो पहला पक्ष है अनुभवात्मक, दूसरा पक्ष है शारीरिक पक्ष, दूसरा है सारी फिजिकल जिसे बोलते हो आप, फिजिकल पक्ष। संवेगों को हम फिजिकल से पहचान सकते हैं, कैसे, अभी बता के गया था। जैसे हमारे संवेग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, यानी संवेगात्मक बुद्धि जब ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, हमारा शरीर क्या होता है, कई आदमियों को देखा होगा गुस्से में कांपने लग जाते हैं, वो होता है ना। कई आदमियों के गुस्से के अंदर ये बाजुएं यहां से फड़क फड़क अपने आप ही करने लग जाती है, लड़ाई होती है तो घर वाले पकड़ते हैं, पर ये भुजाएं अपने आप ऐसे करती हैं। तो वो सब उस समय की जो स्थिति है वो कौन सी है, संवेगात्मक है। और उससे कैसे पता चल रहा है, शारीरिक पक्ष से पता चल रहा है। आपका चेहरा तमतमा जाएगा, कईयों को देखना, कईयों के जो कान होते हैं ना ये लाल हो जाते हैं गुस्से में, ठीक है, तो वो फिर नियंत्रण करता है धीरे धीरे, ये कान लाल हो जाएंगे, यहां से लाल हो जाएंगे। कई आदमी गुस्से में रोने लग जाते हैं, देखा है क्या ऐसा, गुस्से में रोने लग जाते हैं, उनसे कुछ होता नहीं तो फिर वो रोने लग जाते हैं। ये भी क्या है, शारीरिक पक्ष ही तो है, शरीर से पता चल रहा है किसको गुस्सा आया हुआ है। और हम कहते हैं ना कि इसके साथ ज्यादा बातें मत करो, ये रोने लग जाएगा। कई हर आदमी का एक संवेग पक्ष क्या होता है, कमजोर होता है। आप सभी का भी है, आप मत बताना से मुझे पता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हर आदमी का एक वीक पॉइंट, हर आदमी का एक संवेग। हो सकता है आप में से किसी को डर भी लगता हो, तो आपका कौन सा संवेग कमजोर हो गया, फिर डर वाला हो गया। हो सकता है कई आदमियों को भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो उनका भूख वाला हो गया। कई आदमी पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, ये हो गया। कई आदमी अपने माता पिता से दूर नहीं रहते, तो वात्सल्य वाला हो गया। कई अपने पति से दूर नहीं रह पाते, तो उनसे वो प्रेम वाला हो गया। यानी हर चीज का, हर आदमी का एक पक्ष क्या है, कमजोर होता है। और वो उस चीज को जब देखता है ना, तो उसकी संवेगात्मक बुद्धि काम करती है, सामान्य बुद्धि। होता है सबके साथ ऐसा का, नहीं होता, होता है बेटा आपके साथ ऐसा होता है। मैं रोने लग जाता हूं जब मुझे कोई बुजुर्ग सड़कों पे या इधर उधर घूमे ऐसे पड़े मिलते हैं ना, तो फिर मुझसे अनकंट्रोल हो जाता हूँ। तो ये सब क्या है, एक वीक पॉइंट है। हर सब का है, ये मत सोचिएगा कि गुरुजी का ही है, आपका भी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 3 बिहेवियर, यानी व्यवहारात्मक पक्ष भी है। ये भी क्या करता है, आपके संवेगों को पहचानने में मदद करता है। कैसे करता है, आपने देखा होगा यहां बहुत सारे सर पढ़ाने आते हैं, क्या सबका नेचर एक जैसा है? मुकेश जी का आप व्यवहारात्मक पक्ष देखिए कैसे हैं। ऐसे आपको देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि बड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, बड़े डांट देते हैं, ये कर देते हैं, परंतु जब किनको लगेगा
जो उस व्यक्तित्व के नहीं है उनको लगेगा। ये कहते हैं लाइन टू लाइन बात करो, क्यों आप रील्स वगैरह बनाते हो और क्यों शायरियां बोलते हो। ये बात मैं सर ने अभी सुना होगा, इंटरव्यू आपने सर का आया था ना एक, सही कही या गलत कही? सही थी। तो कईयों को लगता है ऐसा, कई बालक ऐसे होते हैं जो जैसे आप तो नहीं हो, आपकी तो बुद्धि बहुत पर उसकी, जैसे 12वीं पास करते ही तैयारी करने लग जाते हैं कोचिंग की। उन बालकों को क्या चाहिए? आजादी, क्योंकि वो स्कूल में क्या थे? बंधे हुए थे। अब उन्हें क्या चाहिए? आजादी। अर्थात उनके व्यवहार में क्या होनी चाहिए? मौज मस्ती होनी चाहिए। क्लास में आते 4 शायरी बोल दी, चुटकुले सुना दिए, ठीक है, उनको हंसा दिया, तो फिर वो बच्चे बाहर जाके ऐड करते हैं, यार कोचिंग बहुत बढ़िया है, कोचिंग बहुत बढ़िया है। अब उनको आते वो पहले ही पढ़ाई क्या करके हैं, अभी तो छोड़ के आते हैं, यहीं वापिस वही काम शुरू कर दे, फिर वो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो वो कभी भी उस कोचिंग में नहीं टिकते, ये कभी भी नोट कर लीजिएगा। आप समझदार हो, आपने एक एक दो दो कोचिंग कर रखी है, व्याख्याता पद पर जा रहे हो, तो यानी आपकी बुद्धि का क्या हो चुका है? विकास हो चुका है। अर्थात विवरात्मक पक्ष। आप कभी भी देखना, कांस्टेबल मुख्यतः भर्ती परीक्षाओं में जब इनकी क्लास लगती है ना, और थोड़ी सी कोई बात आ जाती है उल्टी पुल्टी, जैसे मैं बीच में बोल के गया था ना, जब याद आती है तो रोने लग जाते हैं, इतनी तो बहुत थी वाह ताली सीटी ये लो, और फिर अध्यापक बड़ा खुश होता है कि हाँ मैंने तालियां बजवा दी। तो ये सब क्या है? विवरात्मक पक्ष की बातें होती हैं। तो याद रह जाएगा इतना तो। चलिए अब मुझे पहले समझना है इनको, क्योंकि पेपर में यहां से इसके एक दो प्रश्न पूछे गए हैं। हम बात करें किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की। किसकी कर रहे हैं? संवेगात्मक बुद्धि की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं संवेगात्मक बुद्धि की, ये जुड़ी हुई किससे है? किससे जुड़ी हुई है? अब कह दूं गुरुजी आदमी से जुड़ी हुई। ध्यान रखिएगा, संवेग सब में ही आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध समाज से है। किससे है? दिख रहा है ना, समाज में ही तो है, इमोशंस वगैरह है। अगर मान लो समाज ही नहीं, अपन ढाणी के अंदर रहते हैं, अलग ही रहते हैं, हमारा एक ही घर है, तो वहां बताओ संवेग क्या काम करेंगे? करेंगे। आप रो रहे हो तो रोते रहो, कौन चुप कराने वाला है? आप हंस रहे हो तो हंसते रहो, कौन चुप कराने वाला? आपका एक्सप्लेन करने का कोई पूछेगा आपको भी क्यों रो रहा है? क्यों? आप रहते क्या हो? अकेले हो। इसीलिए ये किसका बिंदु है? समाज। पहले समझनी है इस चीज को। सहज से संवेगात्मक और सहज से और समाज की बात करें तो सर्वप्रथम इस पे बात करें तो इसके अंदर 1920 में ही काम शुरू हो गया था संवेगों पर। करने वाले विद्वान कौन थे? थोरनडाइक थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को किसके साथ जोड़ा? समाज के साथ ही तो जोड़ा था। मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। तो थोरनडाइक ने सर्वप्रथम प्रयास कर लिया, परंतु उनका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक विशिष्ट व्यापक अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने संवेग। स्पेशल किस आदमी ने काम किया इस क्षेत्र में? बताइए। तो देखते हैं, स्पेशल जब काम किया गया 1990 के अंदर। अरे ये तो काल परसों की बात है, कहीं तो जन्म हो 1990 के अंदर यहां ही से व्यंग्यात्मक बुद्धि का काम शुरू हुआ। कैसे? किसने किया? जॉन मेयर और पीटर हेलावे ने सर्वप्रथम किसको व्यंग्यात्मक बुद्धि पर कार्य किया। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सर्वप्रथम किसने काम किया था? तो किसने किया था? जॉन मेयर और पीटर सेलावे ने किया था। इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे, लाइन से पहले आप समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वान व्यंग्यात्मक बुद्धि पर कौन थे? जॉन मेयर। एक दो बार इनका प्रश्न पूछ लिया गया है, परंतु इसको विशेष उपलब्धि किसने हासिल करवाई है? ऐसे याद कर लो कि जब संवेग हमारे उत्तेजित हो जाते हैं तो सारी बातें गोलमोल हो जाती हैं। कुछ याद रहता है क्या? गोलमोल हो जाती है तो फिर नाम ही आदमी का क्या है? गोलमैन नाम है, डैनियल गोलमैन। ठीक है, 1996 के अंदर इन्होंने व्यंग्यात्मक बुद्धि पर बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी पुस्तक है। जो इनकी फेमस पुस्तक है वो है, हाँ बड़ा नाम है, पेपर में ऐसे कैसा ही आता है, व्यंग्यात्मक बुद्धि लब्धि कोमा ऐसे डॉट विसर्ग वाले बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। ये इनकी सबसे फेमस किताब है जिसमें इन्होंने किसकी बात की है? व्यंग्यात्मक। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी?
तो ये पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना, डेनियल गोलमैन की। सर्वप्रथम काम किसने किया? जॉन मेयर और पीटर सेलावे ने। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया वरिष्ठ अधिकारी जी, आपके विचार बहुत उच्च कोटि के हैं। चलिएगा, लिखो भाई। तो लिखें संवेगात्मक बुद्धि शब्द का संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में 1990 में अमेरिका के जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने किया। पीटर सेलावे ने किया। ओके, नई लाइन से लिखेंगे संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन 1995 में डैनियल गोलमैन ने किया। इनकी पुस्तकें लिख लो। क्या? हाँ, अभी लिखवा, अमेरिका के ही है ये। अच्छा, मैंने सोचा कि क्या पूछ रहे हो। लिखो इमोशनल इंटेलिजेंस, पहला पुस्तकें हैं ये गोलमैन की। सोशल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का अर्थ तो जानते हो ना, क्या होती है? चतुर होना, बुद्धि है। इंटेलिजेंस को बुद्धि बोलते हैं। तीसरी है वर्किंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और चौथी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, पेपर में ये पूछी जाती है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? महत्वपूर्ण क्यों? देख लिया। अब देखो यहां एक बात आ रही है, संवेगात्मक बुद्धि। अब हमने इतनी बातें पढ़ी, मैंने आपको इतनी बातें पढ़ाई, आप अगर मैं कह दूं कि इस पे 4 शब्द बोलिए तो आपका फिर वही हाल है। ठीक है, तो क्या है संवेगात्मक बुद्धि की? अगर मैं तत्वों की बात करूं या कार्य की बात करूं तो क्या काम करती है? अरे संवेगात्मक बुद्धि स्वयं का, दूसरों का क्या करती है? संवेगों पर नियंत्रण करती है। कौन सी बुद्धि? दूसरी। और स्वयं को, दूसरों को
अभिप्रेरित करती है ना। आपके संवेग ही तो आपको कार्य करने के लिए विवश करते हैं। आपको भूख लगती है ना, आपका संवेग उठा भूख, फिर आप क्या करते हो, भोजन की खोज करते हो। आपको प्यास लगती है, फिर आप क्या करते हो, पानी की तलाश करते हो, पानी पीते हो। तो ये क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं, लिख लीजिए इनको, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। पहला लिखें, अपने संवेगों को समझना, अपने संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। अपने संवेगों को, अपने संवेगों को समझना, समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। मैं इस लाइन को 4-5 लाइनों में लिख सकता था, परंतु नहीं, अपने को याद करना है, मीटर थोड़ी बढ़ाना है। आपको लगेगा गुरुजी ने इतने करवा दिए, नहीं, इतना याद हो गया तो पेपर सॉल्व हो गया। अब ये लाइनें लोगों ने कैसे लिख रखी है, अपने संवेगों को संज्ञानात्मकता से जोड़ना। अर्थात संज्ञानात्मकता क्या होती है, यही तो होगी, अपने संवेगों को पहचानना, फिर उन्हें क्रियान्वित करना, बात तो वही है। अपने संवेगों पर क्या करना, नियंत्रण करना। अब 3 लाइनें तो यही होगी, अपने सिर्फ शब्दों को लिख लिया ताकि याद हो जाए, बात तो वही है। सेम की सेम लाइन दूसरी है, सिर्फ यहां लिखना है दूसरों के संवेगों को, दूसरों के संवेगों को, सेम है, ये लो, ऐसा कैसा लिख दो। अब ये 3 लाइनें ये हो गई, 6 लाइनें हो गई। और जब किताब देखते हैं तो कितनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी, तो अपने आप ही हो गई। इसे तो मैं 1 लाइन में भी लिख सकता था, परंतु यहां अपने और दूसरों का लिखना जरूरी था। पहले अपने संवेगों को समझें, फिर उनको पहचाने और फिर क्या करें, नियंत्रित करें। दूसरा लिखें, दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। तीसरा लिखें, अपने संवेगों को, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित क्या होता है बेटा, मोटिवेट, ठीक है, अभिप्रेरित करना। सही बात होती है। हमारा जो पक्ष कमजोर होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, यानी ये पक्ष हमारा वीक नहीं रहना चाहिए। हम उसमें सुधार करते हैं ना, आपके संवेग, कि आगे से भविष्य में अब मैं नहीं रहूंगा, आगे से भविष्य में मैं इतना खुश नहीं होऊंगा, आगे से भविष्य में मैं इतनी भूख नहीं खिंडाऊंगा, बिखेरूंगा, होता है ना ऐसा, बस वही है। हर शराबी शाम को शराब पीने के बाद ये कहता है कि कल से नहीं पीऊंगा, हाथ ही नहीं लगाऊंगा, फिर शाम को वही सिचुएशन। और संवेगों की वही है। हम भी, हर आदमी चाहता है कि मेरा जो संवेग है, कमजोर है, वो भविष्य में दोबारा वो किसी के सामने प्रकट नहीं होने दूंगा। परंतु जैसी स्थिति परिस्थिति आती है, व्यक्ति के संवेग ऑटोमेटिक ही वहां चले जाते हैं। मैं भी बहुत चाहता हूं कि मेरे संवेग प्रदर्शित ना हो, परंतु हो जाते हैं, क्या करें। तो यही दूसरा सेम ही, इसके नीचे क्या लगा दें, दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना। पांचवा, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक संबंधों, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सही ढंग से संचालित करना। होगी बात, सही है। अंदर व्यक्ति क्या होते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। इंट्रो, आपके जो आंतरिक, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं किसी बुजुर्ग
पुरुष को, महिला को देखता हूं दुखी, तो मैं मेरे आंतरिक रूप से क्या होने लग जाता हूं, दुखी होने लग जाता हूं, संवेग। तो मुझे उन संवेगों को क्या करना है, सही ढंग से क्या करना है, संचालित करना है। ऐसा नहीं कि मैं उनको देखकर उनके गोड़े लग के जोर जोर से रोने लग जाऊं, नहीं, मुझे कंट्रोल करना है, उनके लिए कुछ कार्य करना है, ठीक है। तो फिर किसी ऐसी संस्था से जुड़ो या उनकी सूचना किसी को दो। ऐसे अंतर व्यक्तिक संबंध एक दूसरे के साथ, जब हमारे मन के संबंध हमारे ऊपर ही क्या होने लगे, अभी तो उनको हम इंट्रोवर्ट वाला है ना जो, वो हाँ वही है, ठीक है। तो ये पहली लाइन इसीलिए कहा। अब कह रहा है कि दूसरों के संवेगों को, आपने, मैंने उदाहरण दिया मुकेश सर का। आप मुकेश सर की क्लास में जब बैठे हो या मेरी क्लास में बैठते हैं, दोनों की क्लासों में फर्क होगा, हर टीचर की क्लास में फर्क होगा, उनके संवेग प्रदर्शित करने का तरीका अलग है, आप उसी के अनुसार व्यवहार करोगे। मेरी क्लास लगती है तो आप किसके हिसाब से व्यवहार करोगे, तो आपने मेरे संवेगों को समझा, तभी तो दूसरों के संवेगों को क्या करना, समझना, पहचानना और फिर क्या करना, नियंत्रित। नियंत्रित आपने खुद ने किया है ना अपने संवेग, आपके हंसने की आदत है मुकेश सर वाली क्लास में, उसके देख लो, नियंत्रित हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बस। तो हाँ हाँ हाँ, ये आगे लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखेंगे। गॉलमैन, गॉलमैन के अनुसार आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी संवेगात्मक बुद्धि का प्रश्न आए तो आपके माइंड में सिर्फ गोलमैन याद होना चाहिए। कौन याद होना चाहिए? जब भारत निर्माण की बात आएगी भविष्य में तो फिर एक ही नाम आएगा, मोदी। कि भारत की छवि को सुधारने का काम किसने किया? मोदी ने किया। वो क्या हुआ, ये भाग जाता है ये क्लास से अपने आप ही, ठीक है। तो गोलमैन के अनुसार अगर बात करें संवेगात्मक बुद्धि की, तो संवेगात्मक बुद्धि को हम 4-5 छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो स्व जागरूकता, आदमी क्या होता है, स्वयं को जगाता ही तो है। आत्म चेतना, आदमी की क्या आती है? आत्म चेतना। स्वानुभूति क्या आती है? खुद की अनुभूति ही काम आती है। परानुभूति, दूसरे को सिंपैथी मिलती है, या दूसरे की सिंपैथी को हम क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो ये शब्द क्या है गोलमैन के अनुसार? क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। बस यही बात यहां लिखनी है। लिखो, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है कि, तात्पर्य है कि स्व जागरूकता। अब ध्यान रखना, कई किताब में इसको किस तरह लिखेगी, पॉइंट बना के लिखेगी। स्व जागरूकता नंबर 1, ऐसे ऐसे नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है बेचारे की, इतनी बड़ी बात लिख दी है इसने, वो आप अपने हिसाब से तोड़ते हैं, ठीक है। स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, जागरूकता और प्रबंधन, मैनेजमेंट। सर करवा रहे हैं क्या? वो तो स्कूल मैनेजमेंट करा रहे हैं, व्यक्ति के घर का भी मैनेजमेंट होता है, शरीर का भी होता है ना। सॉरी, प्रबंधन सीधा ही लिख दिया मैंने, स्व प्रबंधन होता है। खुद का क्या करना, मैंने स्कूल मैनेजमेंट बोला ना, तो प्रबंधन लिखा गया। खुद को क्या करना, मैनेज करना, कर लेते हो ना, तो बस वही है। और सामाजिक कौशलों, चलो कोई बात नहीं, के सामाजिक कौशलों के विकास, सामाजिक कौशलों के विकास करने की योग्यता, विकास करने की योग्यता और क्षमता से है। क्षमता से है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, छवि की बात हो रही है। तो ना ने मैंने किसी पार्टी का समर्थन किया, मैंने एक आपको उदाहरण दिया था कि भविष्य में जब नाम जाना जाएगा तो किस नाम से जाना जाएगा। तो हो सकता है वो नकारात्मक पक्ष में भी और
सकारात्मक पक्ष में भी हो। तो जिसकी जैसी भावना उसको ऐसे फल लगे, यही तो है। कोई भविष्य में उसकी बढ़ाई करेगा और कोई भविष्य में उसकी निंदा करेगा। तो ये बात मैंने कही थी, आपने इसको अन्यथा नहीं लेना भाई। देखो बस चालू हो गए, जानते हैं नहीं। तो इसके अंदर से हमारे पास क्या क्या निकल के आए, तो लिखोगे आप इसके अनुसार, गोलमैन के अनुसार संज्ञात्मक बुद्धि के तत्व। संज्ञात्मक बुद्धि के क्या लिखने हैं, तत्व लिखने हैं। पहला यही है, 1 नंबर क्या है, स्व जागरूकता। खुद को क्या करना है बेटा, जागरूक कर लो। दुनिया कुछ भी कहे तुम्हें, मैं कुछ भी कहूं, मेरा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुम्हें तो पड़ता है सबसे ज्यादा अध्यापक का फर्क। अध्यापक ने ऐसा क्यों कह दिया, हम कहें तो कोई बात नहीं है। मोटिवेट, अभिप्रेरणा, ये कहता है कि जब हम संवेगात्मक बुद्धि को स्व जागरूक होंगे तो एक्टिव होगी बुद्धि। संवेग सीधा बुद्धि छोड़ो, संवेग क्या होंगे, आपके संवेग जो हैं उत्तेजित होंगे, यानी जागरूक होंगे। तो फिर किससे हुए, किसी न किसी से मोटिवेट हुए, अभिप्रेरित हुए, यही तो है। फिर उन पे क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो आप 3 नंबर लगा के लिखेंगे स्व नियंत्रण। यहां लिख देता हूं, स्व नियंत्रण। स्व नियंत्रण। नंबर 4, मेरा बोलने का दिल बहुत कर रहा है परंतु क्या बोले, समाज। फिर तुम कहते हो कमेंट नहीं लेते सर, हमारे शिकायत करते हो। कमेंट क्या लें, कोई टॉपिक से संबंधित कमेंट करते ही नहीं तुम, और कमेंट है आपके। सामाजिक कौशल। और 5वां लिखें सहानुभूति समूह है। सहानुभूति समूह है। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सब व्यक्तियों के संवेग अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आदर करते हैं आपकी भावना का। चलिए, यहां तक हमने समझा। अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होकर किसी कार्य को करते हैं। व्यक्ति स्वयं के संवेगों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। चौथा क्या है, सामाजिक कौशल। आपके टॉपिक भी लगता है रीट वगैरह में, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल क्या होते हैं, समाज तो जानते हो, और कौशल का मतलब कार्य। सामाजिक कार्य जैसे कोई भी धर्म का कार्य हो, जहां समूह में लोग काम करें। जैसे गरीबों को भोजन खिलाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करना, गरीब है तो उसको छत बना के देना, सामाजिक कार्यों के। गौओं की सेवा करना होता है ना, ऐसा जागरण वगैरह होता है, सब लोग उसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं कोई किसी प्रकार। तो सामाजिक कौशल के अंतर्गत ये आता है कि हम एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। सहायता के लिए एक हाथ वो बढ़ा रहा है तो एक हाथ हमें बढ़ाना चाहिए। तो वही तो समाज है, वही तो मानव है। अगर आप एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो फिर समाज थोड़ी है समाज नहीं है। तो सामाजिक कौशल का क्या करना है, विकास। किस प्रकार, किसको देखकर, संवेगों को देखकर। आपने देखा कि कई बार हम मुहिम देखते हैं कि ये बहुत गरीब है, चला था क्या ऐसे, एफबी पे चला था, खूब चला था, लोगों ने खूब मदद की। एक तो वो देखा होगा आपने, मच्छर खावा है कि था ना, एक वीडियो वायरल हो गया, हुआ था, नहीं देखा आपने? एक बूढ़ा सा लड़का था, उसका एक डायलॉग फेमस हुआ, मच्छर खावा है कि था ना। तो वो फेमस हुआ, उसको लोगों ने इतनी सपोर्ट की। किस वजह से, संवेगात्मक रूप से जुड़े। क्यों, क्योंकि वो गरीब था। और कई बार हम देखते हैं किसी निर्जल व्यक्ति की सहायता की जा रही है, कोई ट्रस्ट वाले, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति की सहायता करो। एक वो बाबे दा ढाबा फेमस हुआ था ना, रानू मंडल फेमस हुई थी। बाद में कहाँ चले गए, वापिस चले गए। लोगों की सिंपैथी तो आई थी, लोगों ने डायरेक्ट पैसे दिए थे उनको। तो वो क्या है, सामाजिक कौशल। लोग कहते हैं कि एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। समाज में जहां एक दूसरे की सहायता की जाती है, वही क्या है, सहानुभूति समूह है, सिंपैथी ग्रुप। आप सभी का स्वभाव अलग अलग है, आपकी किन के साथ बनेगी, आपके सेम स्वभाव वाले से। जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही आगे वाले का होगा, तो आपकी लंबी चलेगी, नहीं तो फिर कम चलेगी। सीधा सा बात है। हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति कहां कर पाते हैं,
वहीं तो कर पाते हैं, अपने विचार वहीं बोल पाते हैं जब आगे वाला अपनी भावनाओं को समझता हो, अपने संवेगों को समझता हो, वो भी उसी तरह का इमोशनल बंदा हो। अब आपका किसी के साथ, आप बहुत ही नरम सॉफ्ट दिल के हैं और आगे वाला बड़ा हार्ड दिल का है, कठोर दिल का है, तो आप उनके सामने कभी बात करो तो क्या वो आपकी फीलिंग्स को महत्व देगा? नहीं देगा। यानी सहानुभूति समूह है ऐसा रखा जाए जिसमें एक दूसरे की भावनाओं को क्या किया जाए, समझा जाए। ठीक है।